हेलो फ्रेंड, तो आज हम बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास में जो कुमार गौरव सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र 4.0 में करवाया जा रहा है उसका आज देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस अंतर। तो चलिए चले हम देखते हैं। जैसे ये हुआ एनिमल सेल, जैसे देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो ये क्या हो गया एनिमल सेल है, ये हो गया प्लांट सेल। देखो एनिमल सेल का जो आकार होता है ना गोलाकार होता है, एनिमल सेल का आकार गोलाकार होता है, जबकि प्लांट सेल का जो आकार होता है ना इसको वर्गाकार या आयताकार इसको हम कह सकते हैं। अब एनिमल सेल जो गोलाकार होता है उसमें ना ये सबसे बाहरी में जो ये झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसके बीच में केंद्रक होता है, इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसमें ये यहाँ पर जो एक है कोशिकांग उसको हम तारक का सेंट्रोसोम कहते हैं, और यहाँ पर जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर इसी तरह इसमें इसको है केंद्रक होता है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसको वैक्यूल बोलते हैं। और इसके जो बाहरी आवरण में है ना इसकी ये जो बाहर में है सबसे, उसको हम कोशिका भित्ति यानी सेल वाल बोलते हैं, और इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। मतलब बात कहें तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है पर एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। और वैक्यूल जो होता है ना एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होता है। और केंद्रक जो है ना एनिमल सेल में केंद्र में होता है, मतलब बीच में होता है, जबकि प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो किसी भी साइड में हो सकता है। अब हम देखते हैं, अब देखिए कोशिका भित्ति सेल वाल में नहीं होता है पर प्लांट सेल में होता है। कोशिका झिल्ली एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में भी होता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। और रिक्तिका यानी राजस्थानी वैक्यूल ना एनिमल सेल में छोटे आकार का होता है ना, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे आकार का होता है, जबकि प्लांट सेल में यह बड़े आकार का होता है। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है ना केंद्र में होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस का होता है केंद्र में, जबकि प्लांट सेल में कहीं भी हो सकता है। और एनिमल सेल में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में, एनिमल सेल में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि प्लांट सेल में स्टार्च या मंड के रूप में होता है। और एनिमल सेल में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। अब जितने भी कोशिकांग हम ऊपर में पढ़े थे उसी का हम डिस्कशन देखेंगे। जैसे सेल वाल, पहला नंबर क्या है सेल वाल यानी कोशिका भित्ति या जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेल वाल जो है ना एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। और पौधे का जो बाहरी मृत भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। आउटर डेड प्लांट से होता है ना बाहरी मृत भाग, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और इसका कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति का कार्य पौधे को मजबूती, स्थिरता तथा सुरक्षा प्रदान करना। तथा पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित, पादप का जो कोशिका भित्ति क्या चीज से निर्मित होता है, सेलुलोज से निर्मित होता है। और सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो सेलुलोज है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है, जिसका शुद्धतम रूप कपास होता है। मतलब अगर प्रकृति में मुक्त रूप से अगर हम बात करें तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, तो कपास में रहता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। प्रारंभिक काल में मनुष्य कच्चा मांस खाता था, मतलब शुरू में जब मनुष्य बंदर के रूप में था तो उस समय मनुष्य ने कच्चा मांस खाता था। तथा तब अपेंडिक्स जो है ना सेलुलोज का पाचन करता था। और वर्तमान में मतलब शुरू में जब हम कच्चा मांस खाते थे ना तो उसमें जो सेलुलोज होता था उसका पाचन अपेंडिक्स करता था। पर अभी तो हम कच्चा मांस खाते नहीं, अभी तो हम पक्का मांस खाते हैं, तो पक्का मांस में तो सेलुलोज होता नहीं है। अभी जो वर्तमान में अपेंडिक्स है उस क्या हो गया, अब्सेसिया गया, मतलब इसका शरीर में कोई काम नहीं है। अब है कवक की कोशिका भित्ति जो है ना काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान के बने, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान की बने। कोशिका झिल्ली का इंग्लिश है सेल मेम्ब्रेन। यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली जो है ना पादप और जंतु दोनों कोशिका में उपस्थित होता है, और इसको हम प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। यह चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कोशिका में आवश्यक तत्वों जैसे जल का ही प्रवेश करता है। तो कोशिका झिल्ली जो है ना एक चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली है, मतलब इस सब कुछ को अपने अंदर में नहीं लाता है, सिर्फ पानी को ही अंदर में लाता है, इसीलिए इसको चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं।
और यह फ्लूइड मोसेक मॉडल पर निर्भर करता है ना, जो कोशिका झिल्ली है फ्लूइड मोसेक पर निर्भर करता है। और फ्लूइड मोसेक मॉडल को प्रतिपादन किसने किया था? तो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। प्रोटीन तरल के ऊपर पार्श्विक गति करता है ना, और फ्लूइड मोसेक मॉडल जो है ना, मतलब इस पर प्रोटीन तरल के ऊपर, मतलब ये जो प्रोटीन है तरल के ऊपर पार्श्विक गति लैटरल मूवमेंट करता है। इसमें प्रासरण होता है, अर्थात पानी के विसरण को प्रासरण कहते हैं। मतलब इसमें जो प्रासरण होता है ना, मतलब देखिए एक प्रासरण होता है, एक विसरण होता है। तो विसरण तो होता है वायुमंडल में, हवा में, जबकि प्रासरण कहाँ होता है? पानी में होता है। जैसे अगर रात में हम पानी में किशमिश को फूलने के लिए रख देते हैं तो किशमिश जो ना सुबह हर फूल कर मोटा हो जाता है, तो उसमें क्या हो गया? प्रासरण हो गया। नोट, पानी के प्रासरण के कारण किशमिश को रात में पानी में भिगोने पर फूल जाती है, तो क्या हो गया? अब एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए समुद्र का पानी है और ये तालाब का पानी, ये तो मीठा जल हो गया, ये हो खारा जल। खारा जल में क्या होता है? नमकीन होता है, मतलब इसमें नमक की मात्रा होता है। मीठा जल में तो नमक नहीं होता है। तब खारा जल के मछली को हम तालाब के मछली में डालेंगे तो क्या होगा? तालाब के मछली, जब खारा जल के मछली को इसमें डालेंगे तो इसमें जब मछली आएगा तो इसमें तो ज़्यादा पानी है, क्योंकि इसमें तो खारा है। तो ज़्यादा पानी जब मछली के शरीर में ढुकेगा पानी, तो क्या मछली की मृत्यु हो जाएगी। तो अगर उसके मछली के अंदर में जो पानी ढुकता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतःपरासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःपरासरण। अब जीव द्रव्य की बात करें। जीव द्रव्य जो है ना, कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के बीच में जो द्रव है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और ये बीच में क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के बीच में जो द्रव है उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव। और कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिलने से क्या बनता है? जीव द्रव, मतलब प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। थॉमस हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। थॉमस हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो हिंदी में नाम होता है वो सूत्रकणिका है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में नाम क्या है? सूत्रकणिका। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त। देखो पहला झिल्ली तो ये वाला होगा, दूसरा झिल्ली। तो ये जो उंगली नुमा आकृति है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं ना। और ये बीच में जो रहता है ना वो उसको क्या होता है? एकल वृत्ताकार डीएनए और 70 एस राइबोसोम होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसा पाया जाता है? एकल वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। उंगली नुमा संरचना को तो हम क्रिस्टी बोल देते हैं, और बीच में जो लिक्विड रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। हिंदी में आधात्री कहते हैं, तरल भाग होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कार्लिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कार्लिकर ने किया था। नामकरण कार्ल और बेंडा ने। नामकरण कार्ल बेंडा। और बायोप्लास्ट ने, अल्टमान से बायोप्लास्ट का। अल्टमान जो था ना माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था? कार्ल और बेंडा। इसका खोज किया कार्लिकर। अब बात कर लेते हैं कुछ नोट के रूप में कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कौन 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 होता है? दोहरी झिल्ली युक्त। तो इसका मतलब कोड है महक। महक, म से माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक, क से केंद्रक। मतलब महक जो है ना दोहरी युक्त कोशिकांग है, जबकि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन है? तो कतर। क से केंद्रिका, त से तारक का, र से राइबोसोम। इस समय क्या होता है? तो इस झिल्ली नहीं होती, जैसे केंद्रिका हो गया, तारक का, राइबोसोम। इस समय झिल्ली नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब इसके अंदर के प्रोसेस को समझते हैं। जैसे ग्लूकोज है, अगर इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ना ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाएगा। एनर्जी जो बनेगा ना ATP के रूप में बनेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया से ग्लूकोज सरल अणु में टूटता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है। इसीलिए ATP को ऊर्जा की मुद्रा यानी एनर्जी ऑफ क्वाइन, एनर्जी क्वाइन किसे कहते हैं? ATP को। श्वसन कैटाबोलिक रिएक्शन है। श्वसन कैसा है? कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसमें जटिल अणु सरल अणु में परिवर्तित होता है। और इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अपचय प्रक्रिया होती है। इसमें कैसी प्रक्रिया? अपचय प्रक्रिया होती है। एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर 38 ATP अणु का ऊर्जा मुक्त होती है। एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। इसको हम कल देखेंगे।